हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी। जैसा आपको पता है कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं आपके अनसॉल्व पेपर को। जी हाँ, 2019 से लेकर 2022 के बीच में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं लैंग्वेज से रिलेटेड, ग्रामर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं हम यहाँ वन बाई वन करके डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, तो आइए टाइम वेस्ट नहीं करते, यहाँ एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करना हम शुरू करते हैं। देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहला क्वेश्चन हमारा है कि मैच द वर्ड। हमें क्या करता है कि वर्ड को मैचिंग करना है। यहाँ देखिए कह रहा है मैच वाला क्या किया, मिलाइए। आप क्या मिलाना है, मैच द वर्ड। आपको वर्ड को मिलाना है लिस्ट ए से और किसके, और इसकी मीनिंग देते हुए लिस्ट बी के साथ। तो लिस्ट ए हमारा ये है, लिस्ट बी ये है। अब हमें क्या करना है, दोनों सेंटेंस, दोनों लिस्ट वन और लिस्ट बी में यहाँ पे जो भी वर्ड है एक दूसरे से कौन कौन मैच कर रहे हैं उनको आपस में मैच कराना है। ठीक, तो देखिए हमारा पहला क्या है, देखिए पहला वर्ड यहाँ है सेक्रेट। तो सेक्रेट का मतलब होता है पवित्र होना, और पवित्र होने की बात देखिए कहाँ है, ये है हॉली। हॉली का मतलब भी पवित्र होना होता है, सेक्रेट का मतलब भी पवित्र होना होता है। ठीक, फिर देखिए प्रीशियस। प्रीशियस का मतलब होता है बहुमूल्य, और वैल्यूएबल का मतलब भी होता है बहुमूल्य होना। ये दोनों वर्ड मैच कर गए। फेम का मतलब होता है प्रसिद्धि, और प्रसिद्धि होती है। और रेपुटेशन का मतलब भी होता है नेम और प्रसिद्धि, कहते हैं उनकी बड़ी रिपुटेशन है, मतलब बड़ा नाम है। तो नाम होना, फेम होना, ये सब क्या है, एक ही है। फिर देखिए रिसेंबल मतलब के समान होना। तो के समान होने को ही यहाँ दिखा है टू लुक लाइक। किसी लुक लाइक का मतलब होता है के समान दिखना, और रिसेंबल का मतलब भी होता है के समान लगना। तो कोई भी देखने में अगर कोई चीज एकदम सेम टू सेम मैच कर रही है तो उसको हम कहते हैं देखो लुक लाइक। लुक लाइक मतलब के समान है, और रिसेंबल का मतलब भी क्या होता है, के समान होना। तो मे भी आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आपको क्या करना होता है, इन वर्ड को आपको आपस में क्या करना होता है, मैच कराना होता है। ठीक, अब आ जाएंगे देखिए अपना अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ही वॉज पनिश्ड, उसे दंड दिया गया। क्यों दिया गया, फॉर करके, और यहाँ पे वर्ड आ गया नॉइज। और यहाँ क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब के सही फॉर्म को हमें क्या करना है, फिल करना है। अब इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, देखिए इसमें सब्जेक्ट ऑलरेडी आ चुका है, वर्ब भी आ चुकी है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, मेन वर्ब के रूप में भी यहाँ आ चुकी है वर्ब। अब यहाँ फॉर आ गया। तो फॉर के बाद यहाँ मेक का कौन सा रूप लगाएंगे, तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर कभी भी क्या आ जाए प्रीपोजिशन, अगर प्रीपोजिशन आ जाए और प्रीपोजिशन के बाद क्या बोला जाए, आपको वर्ब लगाने के लिए बोल दिया है, तो याद रखिएगा वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही लगती है, ये याद रखिएगा। प्रीपोजिशन के बाद जब भी वर्ब लगाइएगा ना हमेशा आईएनजी करके लगाइए। तो प्रीपोजिशन क्या है, फॉर, और फॉर के बाद जब मेक लगा देंगे तो ये हो जाएगा मेकिंग। तो हम यहाँ कर देंगे, हो जाएगा हमारा मेकिंग अ नॉइज। तो प्रीपोजिशन के बाद जब भी वर्ब लगाने के लिए आ जाए समझिएगा आईएनजी ही लगाना है। ठीक, अब आ जाएंगे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। सही प्रीपोजिशन का चुनाव करिए फ्रॉम द वंस, मतलब जो भी दिए गए इनमें से एक को, जो कि बिलो मतलब नीचे दिए गए हैं सेंटेंस में। ठीक, अब एक आई एम प्राउड। तो प्राउड याद रखिएगा, प्राउड के साथ हमेशा ऑफ का प्रयोग किया जाता है। तो प्राउड ऑफ ये फिक्स है, इसमें कुछ सोचना नहीं। प्राउड दिख गया तो ऑफ लगाना है, बस हो गया। तो आई एम प्राउड ऑफ माई सन। ठीक, मुझे अपने पुत्र पे गर्व है। फिर देखिए आ जाएंगे अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंप्लीट, पूरा करिए द फॉलोइंग, नीचे दिए गए सेंटेंस मतलब वाक्यों को। तो नीचे दिए गए वाक्यों को क्या करना है, हमें कंप्लीट करना है। अब देखिए एक चीज याद रखिएगा, जब भी दोस्त यहां पे क्या आ जाए बीच में, आपको बस ये याद रखना है कि जब भी सेंटेंस आगे कंप्लीट करने के लिए बोला जाए आपको हमेशा बीच में कोई ना कोई इंट्रोगेटिव वर्ड मिलेगा। आपको ये याद रखना है, अगर इंट्रोगेटिव वर्ड के पहले का सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जैसे कैन क्या है, हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू है, इंट्रोगेटिव है। अगर सेंटेंस हमारा इसके पहले भी क्या है, इंट्रोगेटिव है, तो आगे बनने वाला सेंटेंस भी इंट्रोगेटिव होगा। अगर इसके पहले वाला सेंटेंस अफर्मेटिव होता तो इसके बाद जो होता वो भी सेंटेंस हम अफर्मेटिव बनाते। ठीक, अब यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हो। वेयर, वेयर के बाद अब कह रहा है इसको कंप्लीट करो, क्या कहना चाह रहा है। तो आप इसमें अपने अकॉर्डिंग कोई भी लगा सकते हैं इसमें। तो कैन यू टेल मी, क्या आप मुझसे बता सकते हो। अब क्या बता सकते हो, तो हमने इसमें एक लाइन हम इसमें ऐड कर सकते हैं कि वेयर आर यू गोइंग, कि आप कहां जा रहे हो। कैन यू टेल मी, क्या मुझे बता सकते हो। वेयर आर यू गोइंग, आप कहां जा रहे हो। या फिर आप इसको कह सकते हो कैन, क्या आप मुझे बता सकते हो वेयर आर यू सिटिंग, आप कहां पर बैठे हो, तब भी हमारा सही है। या फिर आप कह सकते हैं आर यू टेल मी, जैसे आगे कैन यू टेल मी, क्या मुझे बता सकते हो वेयर डू यू स्टडी, आप कहां पढ़ते हो, तब भी हमारा बिल्कुल सेंटेंस सही हो जाएगा। या फिर हम कहना चाहें, कह सकते हैं कैन यू टेल मी, क्या मुझे बता सकते हो वेयर डिड यू मीट मी, आप मुझसे कहां मिले थे, तब भी सेंटेंस सही है। या फिर कैन यू टेल मी, क्या मुझे बता सकते हो वेयर शुड आई गो, कि मुझे कहां जाना चाहिए। मतलब कोई भी ऐसा सेंटेंस बनाना है ना, हेल्पिंग वर्ड से शुरू कर देना है, और जो सेंटेंस बनाइए उसको पढ़ने से एक मीनिंगफुल उसका अर्थ भी निकले। तो कोई भी सेंटेंस आप लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आपने अगर किसी ने एक लाइन कुछ और लिखा है तो आपको भी सेम उसी तरह लिखना है।
आपकी अपनी भी लाइन हो सकती है, कोई भी एक आप लाइन उसमें ऐड कर सकते हैं, बस हो गया। और जो भी लिखेंगे सब हमारे सेंटेंस क्या होंगे, ऑलमोस्ट सब सही होंगे। ठीक, अब आ जाएंगे, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैच द वर्ड। देखिए मैच करने वाला आपके एग्जाम में बार बार आ रहा है और बहुत ढेर सारे वर्ड तो बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे देखिए क्या रिपीट हुआ है, एक तो मिस्ट्री वर्ड रिपीट हुआ है, हैंगलिंग का भी रिपीट हुआ है, कई बार ये वर्ड आ रहे हैं। तो कुछ वर्ड अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ना तो आपको प्रैक्टिस करते करते याद आ जाएंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ जैसे बल्गिंग, यहाँ बल्गिंग वर्ड आया है, तो याद रखिए बल्गिंग का जो मतलब होता है, बल्गिंग का मतलब होता है बाहर निकला हुआ। जैसे अगर कहते हैं ना किसी का पेट अगर बाहर निकला होता है, कहते हैं इनका पेट बहुत क्या है, बाहर निकला हुआ है। तो कोई भी चीज आगे की तरफ जब निकली रहती है तो उसको बोलते हैं बल्गिंग। ठीक, और इसमें देखिए बल्गिंग का अगर सेम टू सेम मीनिंग देखेंगे तो यहाँ है कम आउट। कम आउट का मतलब होता है बाहर निकला, तो बल्गिंग का मतलब भी होता है बाहर निकलते हुए, कोई चीज बाहर निकला हो कहेंगे बल्गिंग। और कमिंग आउट का मतलब भी होता है आगे आते हुए या बाहर आते हुए, तो दोनों मीनिंग क्या है, ऑलमोस्ट सेम है। विल का मतलब होता है इच्छा, किसी चीज की इच्छा जो होती है उसको कहते हैं विल, ये है। और विल मतलब इच्छा होती है, तो डिजायर का मतलब भी क्या होता है, इच्छा होता है। मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य, तो सीक्रेट का मतलब भी क्या होता है, रहस्य होता है। उसी तरह हैगलिंग का मतलब होता है मोल भाव करना, और बार्गेनिंग करना, कहते हैं बहुत बार्गेनिंग करते हैं, ये बहुत मोल भाव करते हैं, तो बार्गेनिंग करने का मतलब भी क्या होता है, मोल भाव करना। तो बल्गिंग मतलब बाहर आना, और ये आपका जो कमिंग आउट मतलब भी बाहर आना। विल मतलब इच्छा, तो सीक्रेट का मतलब भी क्या होता, डिजायर का मतलब भी क्या है, इच्छा हुआ। मिस्ट्री मतलब रहस्य हो गया, तो सीक्रेट मतलब भी रहस्य होता है। हैगलिंग का क्या होता है, हैगलिंग का मतलब होता है मोल भाव करना, तो बार्गेनिंग का मतलब भी क्या होता है, मोल भाव करना होता है। ठीक, अब आ जाएंगे अपना अगले क्वेश्चन में। हमारा देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दे, अब यहाँ डॉट 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 वर्किंग हार्ड फॉर 5 डेज। इसमें क्या कह रहा है, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब का क्या करना है, बी नामक वर्ब। अब देखिए बी नामक वर्ब हमें करना है, सबसे पहले बी का मतलब क्या होता है ये जान लेंगे। देखिए बी नामक क्या होती है, एक वर्ब होती है, बी नामक एक वर्ब होती है। इस वर्ब से निकली हुई जो वर्ब होती है वो होती है इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, है ना। और इसके साथ क्या होता है, वॉज हो गया, आपका वर हो गया, वर भी आता है इसके साथ। इसके साथ बी हो गया, बीन, बी डबल ई एन भी इसी का रूप होता है, और बी ई आई एन जी ये भी इसका क्या होता है, रूप होता है। अब हमें लगाना है कि इसमें कौन सा फॉर्म, बी का कौन सा रूप लगेगा। इज एम आर में से कोई आएगा, वॉज वर में से कोई एक आएगा, बी या बीइंग में से कोई एक आएगा। तो सबसे पहले ये कैसे डिसाइड होगा, ये डिसाइड करेंगे, पहले देखेंगे टेंस कौन सा है। तो अब देखिए यहाँ पे आया है दे के साथ है वर्किंग, वर्किंग का मतलब आईएनजी, इसका मतलब आईएनजी आ गया है, तो एक तो आईएनजी ये वाला तो नहीं लगेगा। ठीक, इसका मतलब आईएनजी, आईएनजी के साथ और क्या है, फॉर 5 डेज, 5 डेज। तो फॉर या सिंस लगा के यहाँ पे टाइम भी है, इसका मतलब सेंटेंस कहाँ का है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जो सेंटेंस होता है हमें पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट का अगर होगा तो हैज बीन या हैव बीन, पास्ट का होगा तो हैड बीन लगाते हैं। ठीक, इसका मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाएंगे। अब देखिए अगर हम बनाएंगे किसका, अगर मान लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट बनाएंगे तो हैव प्लूरल है तो यहाँ लगाना पड़ेगा हैव, और हैव के साथ बी का ही रूप कौन वाला लगेगा, बी डबल ई एन। जैसे बी डबल ई एन लगाएंगे तो बी का रूप तो ऑलरेडी आ गया, बी का ही तो रूप क्या होता है, बीन होता है। जैसे हैव के बाद बी एन लगा देंगे तो बीन का रूप भी आ गया, और बीन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए, आईएनजी फॉर्म यहाँ आई भी है, तो हो गया दे हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर 5 डेज। हम चाहे दे हैव बीन करें या हैव के स्थान पे हम चाहे तो हैड बीन भी कर सकते हैं। जब हैव बीन लगाएंगे तो ये प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा, जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और जब हैड बीन लगा देंगे तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। और ये दोनों ही हमारे सही हैं, अगर हैव बीन लगाएंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, हैड बीन लगाएंगे तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। ठीक, अब देखिए आ जाएंगे किसमें, अगले क्वेश्चन। इसी में देखिए अगर ये मान लीजिए सेंटेंस सिर्फ इतना होता कि दे वर्किंग हार्ड, आगे कोई टाइम देखिए यहाँ नहीं आया, कोई टाइम नहीं आया, दे वर्किंग हार्ड। अब अगर इसमें आया होता कि बी का रूप लगाइए, तब इसमें हैव बीन हैज बीन नहीं लगाएंगे, कि हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन के साथ आईएनजी कहां पे आता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और इसमें देखिए कोई यहाँ पे टाइम नहीं दिया गया है, यहाँ पे कोई टाइम, यहाँ देखिए आगे कोई टाइम यहाँ पे नहीं है। जब आगे कोई टाइम नहीं दिया गया है इसका मतलब सेंटेंस हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं है, ये बनेगा कॉन्टिन्यूअस। अब ये है कॉन्टिन्यूअस में फिर बनेगा तब क्या, कौन सा बी का रूप लगेगा। अगर आप बनाएंगे क्या प्रेजेंट पर, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बनाएंगे तो आर लगाना पड़ेगा, अगर पास्ट बनाना चाह रहे हैं तो वर, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो चाहे आर लगा दीजिए या वर लगा दीजिए, दोनों ही हमारे क्या हो जाएंगे, सेंटेंस सही हो जाएगा। चाहे आर लगाइए या फिर वर लगाएंगे, क्योंकि आगे फॉर या सिंस नहीं आया तो सिर्फ कॉन्टिन्यूअस बनेगा, तो हम यहाँ आर या वर लगा देंगे। लेकिन अगर टाइम दे दिया गया होता तो हैड या हैव या हैज के बाद फिर बी डबल ई एन के रूप में बी लगाना पड़ता। ठीक, तो मे बी आपको ये समझ में
आ गया होगा। अब आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, की सही प्रीपोजिशन का चुनाव करिए फ्रॉम द वंस, मतलब नीचे गए जो भी ऑप्शन है। ऑप्शन में क्या है, विद है, टू है और बाई है। ठीक, अब देखिए कह रहे हैं आई एग्री और आई एग्री। अब एग्री के बाद क्या लगता है, तो देखिए एग्री के साथ दो दो प्रीपोजिशन आएंगे। एग्री के बाद विद आएगा कब, आगे व्यक्ति का नाम अगर आएगा। अगर कोई एग्री के बाद कोई, अगर आप किसी, एग्री का मतलब होता है सहमत होना। अगर आप किसी इंसान से सहमत हैं तो इंसान के पहले विद लगाइए। अगर किसी कोई इंसान आपको प्रस्ताव दे रहा है कि देखो मैं आपको ये ऑफर दे रहा हूं, अगर आप मेरे साथ आ जाएंगे तो आपका भी फायदा हो जाएगा। अगर प्रस्ताव देना या प्रपोजल देना अगर कोई इंसान दे रहा है ना, प्रपोजल के पहले हमेशा क्या लगाया जाता है, टू का प्रयोग किया जाएगा। तो इंसान के पहले विद लगाएंगे और प्रपोजल के पहले टू लगाएंगे अगर एग्री वर्ब है तो। अब देखते हैं यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा था, तो एग्जाम में क्वेश्चन आप में ये आया था। ठीक, पहला वाला, इसमें आई एग्री, एग्री किससे है, इंसान से नहीं है बल्कि किससे है, प्रपोजल से। और जब प्रपोजल होते हैं, प्रपोजल के साथ हम क्या लगाते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। यहाँ क्या लगा देंगे, टू का प्रयोग कर देंगे, हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। लेकिन अगर ये कह देते आई एग्री, मैं एग्री हूं, प्रपोजल से नहीं आपसे एग्री हूं, और आप क्या है, एक व्यक्ति हैं, तब यहां पे हमें विद लगाना पड़ता है। तो हम लगाते एग्री विद यू। तो आपने देखिए क्वेश्चन ये पूछा गया था, बट हमने इसको भी बता दिया कि अगर इससे चूंकि एग्री से ही रिलेटेड है, प्रपोजल आ गया तो टू लगाइए, व्यक्ति आ गया तो विद लगाएंगे। ठीक, तो मे भी आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब आ जाएंगे देखिए अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, की जो भी दिए गए सेंटेंस है इसको कंप्लीट करिए। अब देखिए कंप्लीट करने के लिए देख लेते हैं। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है, बट हमने इसी को कंपेयर करते इसको भी लिख दिया है ताकि दोनों में कंपेयर कर सकें। देखिए कभी भी अगर इफ से सेंटेंस शुरू होगा और पहला सेंटेंस अगर किस में आ जाए, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर आ जाएगा, तो आगे की सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आप क्या लगा सकते हैं, आप लगाएंगे विल या फिर शैल लगा दीजिएगा। ठीक, विल या शैल लगा सकते हैं, वैसे कैन भी लगा सकते हैं और मे भी लगा सकते हैं, ये वो डिपेंड करता है यूज पर, बट आप क्या करेंगे, विल या शैल ही लगाइएगा। ठीक, तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, पहला इफ वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो आप क्या लगाएंगे, विल या शैल में से कोई एक लगाएंगे, वो डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट कौन आ रहा है। ठीक, दूसरी चीज, अगर इफ वाला सेंटेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म सब्जेक्ट के आ गया है तो पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या लगाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में विल या शैल नहीं लगाते हैं, बल्कि क्या लगाते हैं, वुड भी लगा सकते हैं, आप कुड भी लगा सकते हैं और माइट भी लगा सकते हैं, और इन सब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट ही फॉर्म रहेगी, ये भी याद रखना है। बट आप वुड ही लगा दीजिए, कुड वुड रहने दीजिए। ठीक, तो मे भी आपको इतना समझ में आ गया होगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये वाला आया था। ठीक, इफ यू वर्क हार्ड, पहला सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो अगला सेंटेंस किस में बनना चाहिए, आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेगा। अब यहाँ चूंकि सब्जेक्ट पहले ही दे दिया गया, ये पूरा सेंटेंस, दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट यू आ गया, तो यू के अनुसार क्या लगाएंगे, विल ही लगाएंगे, शैल तो लगाएंगे नहीं। तो इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप कठिन परिश्रम करोगे, अब अगर आप कठिन परिश्रम करोगे तो अब आगे सेंटेंस आपको अपने पूरा करना है। तो हमने क्या लिख दिया, इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप कठिन परिश्रम करोगे तो क्या हो जाएगा, यू विल पास, तब आप पास कर लोगे द एग्जाम को, बिल्कुल सही है। अगर आप कठिन परिश्रम करोगे, यू विल गेट सक्सेस, आपको सफलता मिल जाएगी, तब भी सही है। अगर आप कठिन परिश्रम करोगे, यू विल सक्सीड, आपको सफलता मिल जाएगी, तब भी सही है। या अगर आप कठिन परिश्रम करोगे, यू विल गेट गुड मार्क्स, आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, तब भी सही है। तो सब्जेक्ट लगाकर आपको क्या करना है, कुछ ऐसा सेंटेंस बनाना है जो दोनों सेंटेंस के कॉम्बिनेशन से लगे कि दोनों सेंटेंस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं। ठीक, लेकिन अगर यही सेंटेंस हमारा किस में हो जाता, पास्ट इंडेफिनिट में होता, तो अब हम विल या शैल ना लगाते, जहां विल है वहां वुड कर देते। तो अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, इफ यू वर्क हार्ड, अगर आपने कठिन परिश्रम किया होता तो यू विल पास, यू वुड पास एग्जाम, तो आप एग्जाम पास कर लेते। इफ यू, अगर देखिए अगर आ जाएगा पास्ट में रहेगा तो किया होता और कर लेते, मतलब ना तो हुआ ही ना तो आपने किया ही। ठीक, तो बस ऐसे याद रखिएगा, इसमें सेकंड फॉर्म, अगर सेकंड फॉर्म आ गया तो आगे वुड लगाकर ही वर्ब के फर्स्ट फॉर्म हम करके सेंटेंस को आगे बढ़ा देंगे, ये आपको याद रखना है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं अगर आपने कठिन परिश्रम किया होता, यू वुड पास द एग्जाम, आप पास एग्जाम कर लेते। अगर आपने कठिन परिश्रम किया होता, यू विल गेट सक्सेस, आपको सफलता मिल गई होती। अगर आपने कठिन परिश्रम किया होता, यू वुड सक्सीड, आप सफल हो गए होते। या फिर अगर आपने कठिन परिश्रम किया होता, यू वुड गेट गुड मार्क्स, आपको अच्छे नंबर मिल गए होते। ठीक, तो बस ये याद रखना है, पहला सेंटेंस अगर आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट बनेगा। लेकिन पहला सेंटेंस इफ वाला अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गया पास्ट इंडेफिनिट, तो दूसरा सेंटेंस सब्जेक्ट के तुरंत बाद वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हैं, वुड के स्थान पे आप कुड या माइट भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, अब आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए इसमें फिर से आ गया, यहाँ पे मैचिंग कराने के लिए एक लिस्ट 1 ये है, लिस्ट B ये है, और इन दोनों में से हमें सेम टू सेम मीनिंग कौन किससे मैच कर रही है, हमें ये क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देखना है। ठीक, आ जाइए देख लेते हैं अपने क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्या है, पहला हमारा यहाँ वर्ड आया है होम,
देखिए होमेज का मतलब क्या होता है, श्रद्धा। अब देखिए इसमें मैं यह वर्ड पावर यहाँ सब लिख दिए गए हैं, आप इसको समझ कर भी क्या कर सकते हैं, इन सब का अर्थ निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ होमेज का मतलब होता है श्रद्धा और ट्रिब्यूट का मतलब होता है सम्मान। कौन किससे मैच कर, श्रद्धा और सम्मान। श्रद्धा का मतलब क्या है, जिसके लिए सम्मान होगा उसी के लिए श्रद्धा होगी, ठीक। तो यहाँ होमेज का मतलब पूजा भी होता है, पूजा पाठ श्रद्धा भावना जो होती है ये सब होमेज का मतलब होता है। और ट्रिब्यूट का मतलब सम्मान भी होता है और श्रद्धांजलि भी होता है, ठीक। तो यहाँ सम्मान के सेंस में। फिर ड्रैप्ड का मतलब होता है कोई चीज लिपटी हुई, चारों तरफ से कवर है, चारों से जो कवर होती है लिपटा हुआ होता है उसको बोलते हैं ड्रैप। और यहाँ देखिए कवर का मतलब भी होता है ढका हुआ होना। ड्रैप का मतलब होता है लिपटा हुआ और कवर या ढका हुआ, और कवर का मतलब भी होता है ढका हुआ, वो क्या कहते हैं, ढका हुआ या कवर हुआ। अब इसमें देखिए अगला है प्रेडिक्ट। प्रेडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, और फोर टोल्ड का मतलब होता है कोई बात पहले ही, समय से पहले ही कोई बात बता देना, तो वो भी क्या होता है, भविष्यवाणी। तो प्रेडिक्ट का मतलब भी भविष्यवाणी, फोर टोल्ड का मतलब भी क्या हो गया, भविष्यवाणी। रिलेक्टेंट का मतलब होता है संकोची। कोई इंसान बहुत संकोची है, बोल ही नहीं पा रहा है कि उसे क्या करना है क्या नहीं, मतलब हमेशा कोई चीज करने से पीछे हट रहा है, ठीक। तो यहाँ पे रिलेक्टेंट का जो मीनिंग निकलते हुए आ जाएगा वो हो जाएगा अनविलिंग। अनविलिंग का मतलब होता है अनिच्छुक होना, कोई इंसान अपनी खुल की इच्छा जाहिर कर ही नहीं पा रहा है, ठीक। तो यहाँ रिलेक्टेंट का क्या हो जाएगा, अनविलिंग हो जाएगा, ठीक। तो ये भी क्या होगा, संकोची की मीनिंग दे रहा है, ठीक। तो मे बी ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाएंगे, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ही वॉज पनिश्ड, उसे क्या किया गया, पनिश किया गया। ये देखिए ऑलरेडी ये दोबारा सेम टू सेम यही क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया था, देखिए यहाँ पे ये दोबारा फिर से आ गया है, इससे पिछले हमने इसी को डिस्कस किया था, ठीक। तो ये दो बार ये क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में। तो ही वॉज पनिश्ड, उसे दंड दिया गया, किस लिए दिया गया, फॉर। और फॉर क्या है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म। और यहाँ कह रहा है मेक का, मेक लगाना है, मेक का कौन सा फॉर्म आएगा, तो मेक का जो फॉर्म आ जाएगा वो होगा मेकिंग, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म आती है। तो यहाँ क्या लग जाएगा, मेकिंग अ नॉइज, ठीक। तो हो जाएगा ही वॉज पनिश्ड, उसे दंड दिया गया फॉर मेकिंग नॉइज। क्या करने, मेकिंग नॉइज मतलब शोर करने के लिए। तो मे भी आपको यहाँ समझ में आ गया होगा, प्रीपोजिशन के बाद जब भी वर्ब की फॉर्म पूछे आईएनजी ही लगाइए। फिर देखिए आ जाएंगे, अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, हमें सही प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। अब देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एवरीवन लॉफ्ड, हर कोई इंसान हंसा, किस पर हंसा, हिम, उस पे। तो याद रखिएगा लॉफ के साथ हमेशा एट लगता है, लॉफ एट। और एट कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में आया है, तो हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ हमें क्या लगाना है, लॉफ एट। तो लॉफ एट के साथ, लॉफ के साथ हमेशा एट फिक्स है, जब भी लॉफ आ जाए तो एट समझ जाइए किसके साथ क्या रहेगा, एट रहेगा, ठीक। अब आ जाएंगे, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, के दिए गए सेंटेंस को क्या करना है, हमें कंप्लीट करना है, पूरा करना है। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, यू कैन नॉट प्रॉस्पर, आप जो है क्या प्रॉस्पर नहीं हो सकते अनलेस। अनलेस के बाद पहले देखिए अनलेस क्या है, अनलेस अपने आप में इसमें निगेटिव मीनिंग रहती है। इसमें दो चीज याद रखना है, पहली क्या, पहले तो जो हमारा सेंटेंस बनेगा वो बनना चाहिए किसमें, आपका बनना चाहिए प्रेजेंट टेंस में। पहला क्या बनाएंगे आप, प्रेजेंट टेंस में बनना चाहिए। दूसरा क्या होता है, सेंटेंस आपका बनना चाहिए अफर्मेटिव सेंटेंस में, इसका नियम होता है, ठीक। तो हमारा क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस, तो अफर्मेटिव में बनना चाहिए। तो दो चीजें करना है, तो पहले तो सेंटेंस क्या है, हमारा देखिए अनलेस आया है, तो अनलेस के साथ हम क्या लगाएंगे, पहले चीज क्या होना चाहिए, प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, अफर्मेटिव सेंटेंस होना चाहिए, नेगेटिव नहीं, क्योंकि अनलेस में खुद नॉट की मीनिंग रहती है। अब देखिए हमारा सेंटेंस क्या कह रहा है कि यू कैन नॉट प्रॉस्पर, आप प्रॉस्पर नहीं हो सकते, कब तक नहीं हो सकते, अनलेस का मतलब तब तक कि जब तक, अब आगे हमें सेंटेंस कंप्लीट करना है। तो कह रहे हैं आप प्रॉस्पर समृद्ध होना, आप समृद्ध नहीं हो सकते कब तक, कि जब तक यू वर्क हार्ड, जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करोगे, आप ऐसे लिख सकते हो। या फिर आप तब तक क्या होते हैं, प्रॉस्पर नहीं हो सकते, समृद्ध नहीं हो सकते अनलेस, तब तक जब तक यू फोकस ऑन योर स्टडी, जब तक आप अपने स्टडी पे फोकस नहीं करोगे तब तक सफल नहीं होगे। या फिर तब तक आप सफल नहीं होगे जब तक यू रीड योर बुक हो जाएगा, ठीक। जब तक आप अपनी किताबों को नहीं पढ़ते तब तक आप सफल नहीं होगे। या आप तब तक सफल नहीं होगे, तब भी कह सकते हैं यू कंप्लीट योर वर्क एट राइट टाइम, जब तक आप सही समय पर अपना काम पूरा करने नहीं लगोगे। या फिर आप तब तक सफल नहीं हो सकते, तब तक आप प्रॉस्पेरर नहीं हो सकते, समृद्ध नहीं हो सकते, जब तक यू हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ अ वर्क, जब तक किसी काम का आपके पास अनुभव नहीं हो सकता, नहीं होगा, तब तक आप प्रॉस्पेरर नहीं होगे। या फिर कह सकते हैं आप सफल नहीं हो सकते तब तक कि जब तक
यू फोकस ऑन योर वर्क, जब तक आप अपने काम पर फोकस नहीं करोगे, ठीक। और या फिर ऐसे भी कह सकते हैं यू कैन नॉट प्रॉस्पेरस अनलेस यू डू हार्ड वर्क, जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करोगे। तो इसका मतलब कि देखिए सेंटेंस आप कोई भी आप लगा सकते हैं, बस मीनिंग कंप्लीट होनी चाहिए। तो सबके सेंटेंस अलग अलग हो सकते हैं, यहाँ तो हमने कुछ ही सेंटेंस लिखे हैं, बहुत ढेर सारे सेंटेंस लिखे जा सकते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि यू कैन नॉट प्रॉस्पर है, आप सफल नहीं हो सकते, आप समृद्ध नहीं हो सकते, जब समृद्ध नहीं हो सकते, आप नहीं हो सकते। और ये बोल दिया अनलेस का तब तक कि जब तक, अब जब तक करने के बाद अगला सेंटेंस, जब अगले सेंटेंस पहले सेंटेंस का अगर आया है सब्जेक्ट यू है, तो ये याद रखना है कि दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट भी किसको लगाना है, यू ही लगाना है, क्योंकि कंडीशन आपके लिए बोली है कि आप तब तक सफल नहीं हो पाओगे जब तक आप ही ये काम नहीं करोगे, आगे जो काम होने वाला है। तो इसलिए अगले सेंटेंस का भी जो सब्जेक्ट बनेगा वो यू ही रहेगा, ये आपको याद रखना है। तो मे भी आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज कहते रहते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है, आप सारी चीजें देख रहे हैं, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।